गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें आगे इसमें डिस्कस करनी है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहले तो देखो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 1000 डिग्री सेल्सियस, है ना। और 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब आप किसी भी कोल को बर्न करोगे, हीट करोगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा? क्या होगा आगे? कोल ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। और ब्रेक डाउन होकर के तीन चीजें बनाएगा। कल भी बताई थी आपको, कौन सी तीन चीजें बनाएगा? कोक, वेरी गुड, कोक, कोल तार एंड कोल गैस, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेसिकली देखो क्या प्रोसेस है। कोल को क्या करेंगे? कोल को क्या करेंगे? हीट। कैसी कंडीशन होनी चाहिए? इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी हवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एयर इज एब्सेंट। और टेम्परेचर कितना लेना है? 1000 डिग्री सेल्सियस। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कोल को 1000 डिग्री सेल्सियस पे इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। और हीट करने के बाद बताऊं क्या मिलता है हमको? तीन सब्सटेंसेस मिलते हैं। और तीन सब्सटेंसेस के नाम क्या थे? कोक, 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 कोल तार एंड कोल गैस, ठीक है। अब उसके बाद में हमने ये देखा था कि कोक, कोल तार और कोल गैस तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और तीनों अलग अलग चीजों में यूज आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी? कोक की, तो कोक के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोक जो होता है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, यानी हार्ड होता है, टफ होता है। और टफ होने के साथ साथ ब्लैक कलर का होता है। और किसमें किसमें काम आता है? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। यानी जितने भी आप स्टील के बर्तन घरों में यूज करते हो ना, तो वो स्टील मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है? कोक से। और कोक कैसे बना था? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि स्टील हमारे पास कहाँ से आया? कोक से। और कोक एक बाई प्रोडक्ट है किसका? कोल का। और कोल को क्या किया था हमने? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तब हमें क्या मिला था? कोक। समझ में आ गई बात? तो कोक के बारे में हम बोलेंगे कि इट इज अ टफ, इट इज अ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। कैसा होता है? टफ, पोरस, ब्लैक सब्सटेंस होता है। और ये, इसके अंदर ऑलमोस्ट कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। कोयला जो होता है ना, कोल जो होता है, वो लगभग कार्बन के कंटेंट से बना हुआ होता है, यानी उसके अंदर क्या होता है? पूरा कार्बन। और कोक जो होता है ना, कोक कोयले का मतलब 90% है, यानी प्योर फॉर्म है कोयले की, क्योंकि उसमें 90% कार्बन है। तो क्या हम कोक की प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं? यस और नो? अगर हम कोक की प्रॉपर्टीज देखें तो कोक की प्रॉपर्टीज में पहली क्या है बताओ? इट इज टफ। सेकेंड, इट इज पोरस। ब्लैक सब्सटेंस, कैसा होता है? ब्लैक सब्सटेंस। दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या थी? कि ये 90% कार्बन से बना है, 90%। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये प्योर फॉर्म है किसकी? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या बता सकते हैं? इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो क्या आपको तीन बातें कंफर्म याद हो गई कोक के बारे में? क्या इसमें कोई डाउट है आपको?
नो। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट हमने क्या देखा था, कोल तार, जिसको हम तार कोल भी बोल देते हैं कई बार। कोल तार क्या होता है, जनरली कोल तार को है ना आपने रोड के ऊपर देखा होगा, जब रोड की सरफेसिंग करी जाती है ना, ब्लैक कलर का एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है जिसमें एक अलग सी पंजेंट स्मेल भी आती है ना, तो वो जो स्मेल होती है ना, जब रोड के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का डांबर और वो सब मिला करके डाला जाता है, वो तार कोल होता है, एक तरीके से उसको पिघला दिया जाता है, ठीक है, डामर वगैरह जो होता है उसको पिघला दिया जाता है, तभी वो क्या बन जाता है, तार कोल। और उसकी स्मेल जो है वो बहुत अजीब सी होती है। तो हम क्या कोल तार की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं कि एक थिक लिक्विड होता है, थिक यानी गाढ़ा, गाढ़ा लिक्विड होता है, और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, यानी इसकी बदबू जो होती है वो मतलब बदबू है तो मतलब बेकारी होगी ऑब्वियसली, यानी इसकी स्मेलिंग क्या होती है, बैड होती है, ठीक है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, यानी इसमें है ना 200 या 200 से भी ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके क्या बना देते हैं, कोल तार बना देते हैं। उसके बाद अगर हम इसको देखें कि हमारी एवरीडे लाइफ में कोल तार कैसे यूज होता है, तो कोल तार के बारे में हमें पता है कि ये सिंथेटिक डाइज जो होती हैं उनमें यूज होता है, ठीक है। आपकी जो नेल पेंट आती है ना, नेल पेंट्स वगैरह यूज करते हो उसके अंदर भी कोल तार होता है। पेंट वगैरह जो होता है घरों में उसमें भी क्या होता है, कोल तार यूज होता है, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियां होती है ना, और कपूर की गोली आपने देखी होगी, अगर आपने कपड़ों के अंदर डाल दिया, किसी टॉयलेट वगैरह में डाल दी, वॉश बेसिन में डाल दी, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, खत्म, गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो हवा में फैल जाती है, ठीक है। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि नैप्थलीन बॉल्स जो कपूर की गोलियां होती है ना, उनके अंदर भी कोल तार होता है, कोल तार से ही मैन्युफैक्चर्ड की जाती है, ठीक। प्लास्टिक होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स होते हैं, ये सारी चीजें किससे बनती हैं, कोल तार से। डन। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, लास्ट क्या बच गई, कोल गैस। तो कोल गैस देखो, इट इज अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस। तो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं बेसिक बातें। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कोल गैस की, इट इज अ गैसियस मिक्सचर। क्या है ये, गैसियस मिक्सचर। किस किस का गैसियस मिक्सचर है, एक सेकेंड, हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और कुछ अदर गैसेस भी होती हैं, ठीक है। तो हमें एक बेसिक बात याद करनी है अभी कि जो आपकी कोल गैस होती है वो बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बनी हुई होती है, जिसमें से पहली क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। दूसरी कौन सी होती है, मीथेन। मीथेन होती है बेटा CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, क्या होती है, और हाइड्रोजन क्या होती है, H2। समझ में आ गई बात। तो इनके मिक्सचर से ही अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि कोल गैस में कौन सी गैसेस का मिश्रण होता है, यानी कौन सी गैसेस मिक्स होती हैं, देन योर आंसर विल बी हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन गैस, एंड कुछ अदर गैसेस भी होती है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनकी जो मात्रा है, जिनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद हमें देखा है इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। In early 19th century, coal gas was used for street lighting in London and New York. It is being used more as a source of heat than light. अब समझो बात को, कोल गैस जो थी ना वो न्यूयॉर्क और लंदन में, पहले की बात बताई गई है कि न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर कोल गैस जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को जलाने में काम आती थी, यानी जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स होती है ना उनके लिए क्या यूज लिया जाता था, कोल गैस। तो आपको एक बेसिक सी बात तो यहाँ पे भी समझ में आ रही है कि कोल गैस जो होती है ना वो कहीं ना कहीं एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक एनर्जी, तो कोल गैस भी क्या है, एक एनर्जी, और एनर्जी की वजह से ही तो वो जल पा रही थी स्ट्रीट लाइट, ठीक है। उसके बाद आपको ये बात याद रखनी है कि
कोल गैस जो होती है ना, वो हीट का सबसे बड़ा सोर्स होती है। किसका सबसे बड़ा सोर्स होती है? हीट का। यानी कोल गैस में बहुत ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा हीट पाई जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्कस कर लिया। इट इज अ प्रोसेस in which we heat the coal at 1000 degrees Celsius in absence of air, then we get the three products like coal gas, coal tar and coke। तीनों की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली कि किन किन चीजों में क्या क्या काम आता है ना। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? जब हमने कोल का प्रोडक्शन किया था, मैंने आपको बताया था ना कि कोल कैसे बनता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कोल के ऊपर। तो कोल की जैसी जो स्टोरी है ना, वो सेम टू सेम पेट्रोलियम जैसी स्टोरी है, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, थोड़ा सा फर्क है, वो मैं अभी बताऊंगी। तो कोल देखो कैसे बना था। सबसे पहले कोल की स्टोरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर पेट्रोल की रिलेट करेंगे। कोल में क्या हुआ था? मैनी मिलियन ट्रिलियन ईयर्स अगो की क्या बात थी? प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट बरीड अंडर द अर्थ ड्यू टू सम अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड फ्लड। और उसके कारण क्या हुआ था कि जो जानवर और पेड़ पौधे थे वो जैसे ही नीचे दब गए, यानी धरती का नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ गया और ऊपर वाला हिस्सा सारा नीचे चला गया। किसके कारण? या तो कोई भूकंप आया होगा या कोई बाढ़ आई होगी, है ना, इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा के कारण नीचे का ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऊपर क्या थे भाई? बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जानवर थे, वो सब नीचे दब गए। और धरती के नीचे होता है हाई टेम्परेचर। क्या होता है? और हाई टेम्परेचर के साथ में होता है हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर वो सारी चीजें इतने सारे सालों में डीकम्पोज होती गई और डीकम्पोजिशन के बाद उन सारी डेड वेजिटेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया नेचर के द्वारा? कोल में। कोल बन गया इस तरीके से। तो कोल की कहानी में हमें क्या पता चला कि बहुत मिलियन ट्रिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? देयर वाज ड्यू टू सम नेचुरल due to some natural disturbance like flooding and earthquake, many plants and animals get buried under the earth, and due to high temperature and pressure they will get converted into coal। Is it clear to all of you? अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। तो सुनो, the word petroleum is formed from a combination of Latin words that means rock oil, petro means rock and lium means oil। तो सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे किसका? पेट्रोलियम का। ठीक है, तो ये जो लेटिन वर्ड है, ये एक लेटिन वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेट्रो एंड लियम। ठीक है, अब पेट्रो का मतलब क्या होता है? पेट्रो का मतलब होता है रोक। पेट्रो का मतलब क्या होता है? और लियम का मतलब होता है ऑयल। तो इससे तो एकदम साफ बात ये जाहिर हो रही है कि ये जो पेट्रोलियम है ये चट्टानों का तेल है, यानी कहीं ना कहीं रोक से बना है। रोक क्या होती है? चट्टाने। तो अभी आगे देखते हैं कि ये बना कैसे, तभी समझ में आएगा पूरा कि इसको रोक ऑयल क्यों बोला गया, यानी पेट्रोलियम क्यों बोला गया। ठीक है, अब आगे देखो, पेट्रोलियम इज अ नेचुरल अकरिंग लिक्विड। वी आर अवेयर दैट लाइट automobiles like scooters, motorbikes and cars run on petrol, unlike heavy motor vehicles like trucks and tractors which run on diesel। तो अभी देखो हमें एक चीज और पता चल गई, पेट्रोल और डीजल आपने देखे होंगे, ऑटोमोबाइल्स होते हैं जो आपके घरों में व्हीकल्स यूज होते हैं, जैसे कि बस, कार, ट्रक, स्कूटी, ये सब क्या है? ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स कईयों में पेट्रोल डलता है, कईयों में डीजल डलता है। क्यों? सब में पेट्रोल ही डलवा लो, सब में डीजल ही डलवा लो, ऐसा क्यों होता है? मतलब अलग अलग चीजों में कईयों में पेट्रोल कईयों में डीजल क्यों? तो इसका एक बेसिक डिफरेंस क्या पता चला कि पेट्रोल उन ऑटोमोबाइल्स में डलता है जो लाइट वेट होती है, जैसे कि स्कूटी हो गई, है ना, बाइक हो गई, कोई कार हो गई, इन सभी के अंदर क्या डलता है जनरली? पेट्रोल। और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, हैवी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन सब के अंदर क्या डलते हैं? डीजल। समझ में आ गई सभी को ये बात पेट्रोल और डीजल की? उसके बाद देखोगे, बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर obtained फ्रॉम पेट्रोलियम। तो अब हमें एक चीज और समझ में आ गई कि पेट्रोलियम से हमें दो चीज मिलती है। क्या क्या? सॉरी, पेट्रोल एंड डीजल, ये दोनों चीज हमें किससे मिलती है? पेट्रोलियम। तो हमें पता होना चाहिए कि डीजल एंड पेट्रोल बोथ आर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नाउ पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड रूड ऑयल।
पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको क्रूड ऑयल के नाम से, अभी बताएंगे। देखो, लाइक कोल, it is a fossil fuel like coal. Petroleum was formed from the remains of marine organisms such as plants, algae and bacteria. Over million of years of intense heat and pressure, the organic remains transformed into carbon rich substances called crude oil or black gold. आप एक पॉइंट को है ना बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिख लो कि पेट्रोलियम जो है ना वो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी काला सोना। क्या बोला जाता है? हाँ, सोना ही है ये। जिस तरीके से इसको हम यूज ले रहे हैं ना आजकल, और जिस तरीके से ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, तो इसकी कीमत इसी तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज डेफिशिएंसी में होती है ना, जो चीज आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, उसकी कीमत पता है ना कितनी ज्यादा हो जाती है। तो ब्लैक गोल्ड है ये हमारे लिए। अच्छा, आप सुनो, पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए कि पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। इसको बनने की प्रोसेस बता देती हूँ अब आपको। अब ये जो कोल जो बना था, ये तो नेचुरल जगह पे बना था जहाँ धरती वाला एरिया था, लैंड वाला एरिया था। और अब हम जो बात करेंगे ना एक्वेटिक लाइफ की करेंगे, ओशियंस की करेंगे। ओशियंस के अंदर क्या हुआ, सुनामी वगैरह आ जाते हैं, है ना। तो सुनामी वगैरह कुछ मतलब प्राकृतिक आपदा आई, उसके कारण क्या हुआ, धरती के नीचे भी तो पेड़ पौधे जानवर होते हैं, मतलब सॉरी ओशियंस में, पानी के अंदर भी तो होते हैं पेड़ पौधे जानवर। पानी के अंदर क्या होता है, एल्गी होती है, ग्रीन प्लांट है ना एल्गी, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे मतलब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेस, वेल्स और काफी सारे करके। तो अब क्या हुआ, एक दिन, बहुत पहले की स्टोरी सुना रही हूँ, अबाउट 300 मिलियन ट्रिलियन ईयर्स अगो। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे भूकंप आ गया, तो जो सारी चीजें थी वो मर गई, और मर जाने के बाद उस पे क्या हुआ, धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगी उन सब चीजों के ऊपर। यानी जानवर और पेड़ पौधे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर समझते हो ना, जो डिकम्पोज हो जाती है नेचर के द्वारा, ठीक है। अब धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी का डिपोजिशन होने लगा, और मिट्टी जम गई उस पूरी मरी हुई चीजों के ऊपर। और बहुत इतने सारी सालों के मतलब बीत जाने के बाद धीरे धीरे वो चीजें क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई, नेचर द्वारा डिकम्पोज कर दी गई। और डिकम्पोज होकर के उन्होंने क्या बना लिया, पेट्रोलियम। क्या बना लिया? और एक कंडीशन इसमें भी सेम ही है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, जैसे कि कोल के बनने में होता था ना। तो आपको ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है ना, इसको मेनली याद रखना है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑल डेड वेजिटेशन गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। बस फर्क क्या है, कोल वाली जो कहानी है वो आपको किसके लिए लिखनी है, धरती के लिए, और ये वाली जो कहानी है ये किसके लिए लिखनी है, ओशियंस के लिए, पानी के लिए। समझ में आ गई? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर थिंग्स इन दिस, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन यू हैव टू राइट इज describe the formation of petroleum. Describe the formation of petroleum.